कैंसर को हराना है, हारना नहीं है। सभी को समझाना है, घबराना नहीं है। नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कैंसर रोग के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में, इसके कारणों के बारे में और बचाव तथा इलाज के बारे में। और इन सब के लिए हमने स्टूडियो में एक खास मेहमान को बुलाया है। आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर रिदु कुमार, जो कि कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम फोन इन लाइव कार्यक्रम है। तो चलिए सबसे पहले हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। आपकी टीवी के स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। आप वहां से भी ये नंबर लिख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं वो इस कार्यक्रम में आप रख सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो आपके तमाम सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को सुलझा पाएँ। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि दर्शक हमसे जुड़े, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि कैंसर आखिर है क्या, कोई कैसे समझे इसे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। कैंसर की जब हम बात करते हैं तो कैंसर यूजुअली हमारे शरीर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, और जब वो सेल्स एक दूसरे से एक जगह से शरीर के दूसरे हिस्से में जाके फैलने लगता है, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं, तब उसको कैंसर कहा जाता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे से बताया। अगर हम इसके कारणों पर सबसे पहले बात करना चाहें, क्योंकि किसी चीज़ के होने का कारण क्या है ये जान ले तो बेहतर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताइए। कैंसर आज के समय में बहुत बड़ा हेल्थ समस्या है जी। हर साल पूरे दुनिया में 20 मिलियन से ज़्यादा कैंसर के न्यू केसेस का पता चल रहा है और 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों की इससे मौतें हो रही हैं। इसके जब हम मुख्य कारणों की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख होता है तंबाकू, टोबैको चाहे हम किसी भी फॉर्म में लें, चाहे खैनी हो, गुटखा हो या स्मोकिंग फॉर्म में जैसे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तो उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और मुख्य रूप से जो है तंबाकू आपका मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक का कैंसर, गले का कैंसर और लंग कैंसर कराता है। और टोटल कैंसर का अराउंड 1/3 जो है, ठीक है, 1/3 कैंसर तंबाकू की वजह से होता है। इसके अलावा जो मुख्य कारण है वो अल्कोहल है, वज़न बढ़ना, ओबेसिटी जो है बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन रखना है। 5 से 10% कैंसर जो है अनुवंशिक भी होता है, हेरिडिटरी होता है। तो यदि किसी के फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री है, 50 साल से कम उम्र का लोगों में कैंसर है, एक से दो जनरेशन है, उससे ज़्यादा जनरेशन इन्वॉल्व है, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा जो है कैंसर 10% कैंसर जो है इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। जैसे किसी को यदि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी या सी, HIV इन्फेक्शन, तो उस केस में भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ना, अल्टर्ड फूड जो है कि हम लोग ले रहे हैं, जो है डब्बा बंद फूड जो है, रेड मीट, उसकी वजह से भी कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। सो यदि हम लोग अच्छा खाना लें, ठीक है, न्यूट्रिशियस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तंबाकू अल्कोहल से यदि बच के रहें, सही समय पे वैक्सीन्स वगैरह लें जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, तो हम लोग बहुत सारे कैंसर से बच सकते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया है कि धूम्रपान कैंसर होने की एक बड़ी वजह है। इसीलिए अगर आप धूम्रपान अभी कर रहे हैं तो तुरंत इसे छोड़ दें, त्याग दें। ये आपकी अपनी सेहत और अपने परिवार वालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा बड़ा कारण है अनुवांशिक कारण। तो ऐसे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जागरूक होने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके लक्षणों की पहचान कर पाए। तो किसी व्यक्ति में कैंसर शुरू हो रहा है, उसके शरीर में कहीं ना कहीं कैंसर पनप रहा है, कैसे हम पहचानें? आप देखिए, कैंसर अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग 2 तरह का जो है कि मेथड होता है। एक तो इसको स्क्रीनिंग कहते हैं जी। इवन जब बीमारी का कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक लोगों में जब कैंसर का पता लगाने का जो विधि है उसको हम लोग कैंसर स्क्रीनिंग कहते हैं। जैसे महिलाओं में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उसके लिए स्क्रीनिंग मेथड जो है कि रिकमेंडेड है कि कोई भी महिला 40 साल के ऊपर में है तो उनको मैमोग्राम वगैरह कराने का जो है कि एडवाइस किया जाता है कि हर 2 साल पे मैमोग्राम कराएं।
या सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर का जांच कराएं, तो इससे अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस किया। दूसरा होता है कि यदि किसी को सिम्टम हो तब जो है कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे जांच कराना चाहिए, इससे पता चले कैंसर है या नहीं। तो कुछ डेंजरस साइंस हैं, यदि शरीर में कहीं कोई गांठ है, गिल्टी है, ठीक है, नोड है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करो, खास करके यदि वो गांठ जो है पेनलेस लंप हो, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट करता है पेनलेस लंप के साथ, गांठ के साथ। किसी व्यक्ति को कोई अल्सर है, जैसे यदि कोई बीड़ी खैनी या गुटखा वगैरह लेता है और उसको मुंह में अल्सर हो गया और ठीक नहीं हो रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर, तो उसको जांच कराना चाहिए। वजन अचानक से कम हो रहा है, कम हो गया है, कम हो गया, हाँ। या फिर जो है कि कोई भी परसिस्टेंट सिम्टम, जैसे किसी को लगातार बुखार हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि कैंसर का एक लक्षण हो। कहीं भी शरीर में किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग वगैरह हो रहा हो, तो वो भी होता है कि कैंसर का लक्षण हो सकता है। दूसरे भी तरह की बीमारी हो सकती है। तो ये सब जो है कि मुख्य कारण, मुख्य लक्षण है जो यदि किसी भी व्यक्ति में पाया जाता है तो उसको सतर्क होना चाहिए। ये तमाम जो आपने लक्षण बताए हैं, क्या कोई ऐसा सिम्टम्स भी होता है जिसे तुरंत मालूम पड़ जाए कि नहीं ये कैंसर ही है? देखिए, कैंसर में जो अधिकांश सिम्टम है, ठीक है, वह नॉन स्पेसिफिक है। जैसे सपोज किसी को आप पेन एब्डोमेन हो रहा है, तो उसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं, कैंसर भी एक कारण हो सकता है। महिलाओं में जो होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है। तो देखा गया कि जितने भी लंप होते हैं, गांठ होते हैं छाती में, उसमें से 80% जो है वो बेनाइन होता है, उसमें कैंसर होने का रिस्क जो है 10 to 20% ही है। सो अधिकांश जो सिम्टम है कैंसर का वो नॉन स्पेसिफिक है, ऐसा कोई सिम्टम नहीं जो हम लोग कहें कि नहीं मतलब कैंसर ही है। तो उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, जांच होता है, बायोप्सी का ज़रूरत पड़ता है या रेडियोलॉजिकल टेस्ट का ज़रूरत पड़ता है, जिससे कि कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस होता है, बीमारी कंफर्म होती है कि बीमारी क्या है। ये जैसा कि आपने बताया कि जो छोटे छोटे जो लक्षण हमारे शरीर में होते हैं वही बड़ी बीमारी को दावत दे रहे होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए जांच करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं। इसके अगर हम जांच की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी जांच होती है? अगर किसी को लग रहा है कि कैंसर है, वो अस्पताल पहुंचता है या पहुंचती है, कौन कौन सी जांच है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे ही कोई भी पेशेंट क्लिनिक में या हॉस्पिटल में पहुंचता है तो एक प्रोटोकॉल होता है कि उसका डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लिया जाता है, उसको क्या तकलीफ़ है, कितने दिन से है, कैसे है, पूरा पूछा जाता है। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, पहले से कोई बीमारी है या नहीं है, और एक प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जो भी सिम्टम है। और उसके बाद जो है कि पेशेंट को कुछ जांच वगैरह जो भी ज़रूरत पड़े, जो इंडिकेशंस है, जैसे एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड, कुछ ब्लड टेस्ट है, FNAC का ज़रूरत पड़ता है, कुछ पैथोलॉजिकल जांच है, बायोप्सी का ज़रूरत पड़ता है कैंसर को कंफर्म करने के लिए। कुछ लिमिटेड टेस्ट है जिससे कि कैंसर हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। जब कैंसर का कंफर्मेशन हो जाता है तब फिर कुछ जो है कि जांच ज़रूरत पड़ता है, जो कि हम लोग कहते हैं इसको मेटास्टैटिक वर्कअप, कि बीमारी किस स्टेज में है उसको पता लगाने के लिए, जैसे CT स्कैन, PET स्कैन, वो सब जांच किया जाता है उसको स्टेजिंग वर्कअप के लिए। जब कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है, उसका स्टेजिंग हो जाता है कि किस स्टेज में है, तो उसके बाद जो है बीमारी का कैसे इलाज करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो बताया जाता है। जैसे हमारे शरीर में कई तरह की कैंसर होते हैं, ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है ब्लड कैंसर है, लंग का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है। इस तरह के जो अलग अलग कैंसर है, क्या इनकी अलग अलग जांच भी होती है? हाँ, हर तरह का कैंसर का जो है कि अलग अलग जांच होता है। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिए, आपको बीच में रोक रही हूँ, एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। जी, अपना सवाल रखिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है कि कैंसर संबंधित आप अपना प्रश्न दोबारा से दोहराएं, आपकी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही हम तक। कैंसर में जी फेफड़े में कैंसर है, लेकिन शुरुआत में उसको पता नहीं चला जी। कितना स्टेज में
डॉक्टर साहब, जितनी इनकी बात समझ पाए हैं, कह रहे हैं कि फेफड़े का कैंसर है, शुरुआत में मालूम नहीं पड़ पाया है, अब आगे उसके बारे में जानना जी चाहते हैं। देखिए, कैंसर, फेफड़े का कैंसर चाहे किसी भी स्टेज में हो तो उसका सबसे पहले अब ज़रूरत पड़ेगा उसको बायोप्सी होना चाहिए, क्योंकि फेफड़े का कैंसर कई प्रकार का होता है, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस कार्सिनोमा, स्मॉल सेल, तो अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं फेफड़े के कैंसर का। तो बायोप्सी करने के बाद जो है वो क्लियर होगा कि किस तरह के कैंसर का वह प्रकार है। और उसके बाद बहुत सारा मोलिकुलर टेस्ट भी किया जाता है, जिससे कि एक गाइड मिलता है, हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि किस तरह का दवा देना है, कोई टारगेटेड थेरापी देना है, कीमोथेरापी देना है या इम्यूनोथेरापी देना है। अब जो है कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है, बहुत तरह की दवाएँ अब जो है कि अवेलेबल हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ उस तरह के लंग कैंसर के भी पेशेंट हैं जो कि टारगेटेड थेरापी ले रहे हैं, और कुछ पेशेंट इम्यूनोथेरापी ले रहे हैं एडवांस स्टेज में, चौथा स्टेज का पेशेंट, और काफ़ी लंबे टाइम से, कई सालों से वो चल रहे हैं। सो स्टेज तो जो है वो आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन उसको अब जांच कराइए और उसका इलाज स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा प्रश्न था, जैसे कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जो कैंसर हैं, तो सभी की जांच क्या अलग अलग तरह से होती है? देखिए, ओवरऑल जो है कि कुछ जो है कि जांच कॉमन होता है स्टेजिंग के लिए, जैसे किसी को रूटीन ब्लड टेस्ट कराना है या सीटी स्कैन वगैरह कराना है, कॉमन होता है। लेकिन हाँ, जो पर्टिकुलर कैंसर के लिए कुछ पर्टिकुलर जांच वगैरह भी होती है, जैसे ब्लड कैंसर, एक्यूट ल्यूकीमिया वगैरह है, तो उसके लिए हम लोग फ्लो साइटोमेट्री कराते हैं, जो कि खून से जाँच होता है। कुछ जो कैंसर है उसमें बोन मैरो बायोप्सी वगैरह करते हैं। कुछ सॉलिड ट्यूमर्स है उसमें ट्रू कट बायोप्सी वगैरह किया जाता है। तो या अलग अलग मोलिकुलर टेस्ट है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है तो माइलोमा पैनल करना है, लंग कैंसर है तो उसमें लंग पैनल में बहुत सारे रिसेप्टर का जांच किया जाता है। सो बेसिक जो टेस्ट है वो सब में कॉमन है, बट कुछ जो बीमारियां हैं उसमें प्रकार के अनुसार अलग अलग टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जिससे कि उनके प्रोग्नोस्टिकेशन में मदद मिलता है, या क्या उनको किस तरह का टारगेटेड थेरापी देना है, दवा देना है, उसमें मदद मिलती है। आपने ये भी कहा अपनी बातचीत में कि कई बार होता है कि किस स्टेज में है कैंसर, इसकी जांच करवानी होती है। तो शुरुआती स्टेज में ही कैंसर है, इसकी कौन सी जांच होती है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, स्टेजिंग जो वर्कअप हम लोग करते हैं वो सेम ही होता है, चाहे वो शुरुआती स्टेज में हो या एडवांस स्टेज में हो। तो स्टेजिंग वर्कअप करने से पता चलता है कि बीमारी किस स्टेज में पहुंचा है। कि सपोज बीमारी जिस ऑर्गन से स्टार्ट हो रहा है उसी में बीमारी यदि वहाँ तक लिमिटेड है जी, तो यदि लिमिटेड स्टेज में बीमारी है, सॉलिड ट्यूमर्स है, तो उसमें आप सर्जिकली उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से निकल के बीमारी लीवर में चला गया है, बोन में चला गया है, तब हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये लंग में चला गया है, कि चौथा स्टेज का बीमारी है, सिस्टेमिक बीमारी है। तो फिर उसका जो है इलाज जो होता है सिस्टेमिक इलाज होता है, जैसे कीमोथेरापी हुआ या टारगेटेड थेरापी, कुछ दवा दिया जाता है, या इम्यूनोथेरापी वगैरह अवेलेबल है, उस तरह का ट्रीटमेंट जो है कि दवा दिया जाता है। तो स्टेजिंग जो है, स्टेजिंग का बहुत बड़ा रोल है और ट्रीटमेंट डिसाइड करने में कि किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और स्टेजिंग से ये भी पता चलता है कि किस तरह का आउटकम होगा, किस तरह का सर्वाइवल होगा। यानी कि अगर जिस अंग में कैंसर है वो बढ़ा नहीं है उससे आगे, इसका मतलब वो पहली स्टेज में है, और एक अंग से अगर वो दूसरे अंग तक बढ़ता है तो स्टेज 2 या 3, 4 तक पहुंच चुका है, तो उसमें क्रिटिकल लेवल पहुंच जाता है। अच्छा, इसके इलाज की अगर हम बातचीत करें, क्या उपचार क्या है किसी भी कैंसर के इलाज के लिए? शुरुआती इलाज क्या रहता है? डॉक्टर्स के पास कोई मरीज जाता है, कौन कौन सी थेरेपी है? देखिए, अधिकांश जो कैंसर है उनका ट्रीटमेंट जो है मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट होता है। मल्टी मोडेलिटी का मतलब हुआ कि बहुत तरह का ट्रीटमेंट का प्रकार जो है उसमें शामिल होता है, जैसे कैंसर सर्जरी, कैंसर कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, या अब अवेलेबल है आपका इम्यूनोथेरापी जो है कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, बहुत सारा टारगेटेड थेरापी अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है कि बीमारी किस प्रकार का है, क्योंकि कैंसर हजारों तरह के कैंसर होते हैं। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर प्रश्न पूछिए। हाँ सर, नाम मेरा जी अजीत कुमार है। जी, कहाँ के हैं आप? हम बिहार पटना से बोल रहे हैं। अच्छा, पटना से। बताइए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मेरी माँ है, वो 65 वर्ष की है, और उसको मतलब लंग कैंसर राइट साइड में है। जी, तो मैं इलाज करवा रहे हैं मतलब पटना में, तो उसमें 5 कीमो चलता है, लेकिन अच्छा कम हुआ, तो इसमें क्या है?
जैसे आपने लंग कैंसर बताया है, उसमें देखना होगा कि उनका हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है, किस तरह का लंग कैंसर, कौन सा सब टाइप है, एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वामस है, अलग अलग हिस्टोलॉजी होता है कैंसर का, हिस्टोलॉजी के अनुसार प्रकार होता है। दूसरा इशू है कि कौन सा स्टेज है ना, स्टेज के अनुसार भी बीमारी का अलग अलग इलाज होता है। और जैसे एडिनोकार्सिनोमा है तो फिर देखना होगा उसका रिसेप्टर स्टेटस क्या है, EGFR, एल क्रॉस वगैरह कराते हैं। सो बहुत तरह का फैक्टर्स है, बहुत सारे पैरामीटर्स है जो कि देखना होता है लंग कैंसर में, और उसके अनुसार उसका इलाज जो है अलग अलग तरह का इलाज होता है या इलाज में वेरिएशन होता है। डॉक्टर साहब, अब इसके हम इलाज पर ही चर्चा कर रहे थे कि आप थेरेपी के बारे में बता रहे थे, थोड़ा विस्तार से बताइए। कैंसर का इलाज जो है मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट है। यदि अर्ली अवस्था में सॉलिड कैंसर है तो उसमें सर्जरी वगैरह का रोल है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। सर्जरी के बाद जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट यदि हुआ तो उसका एडजुवेंट ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, जो कि मेन ट्रीटमेंट के बाद दिया जाता है। तो उसमें मेनली कैंसर कीमोथेरापी से ट्रीटमेंट होता है। कुछ पेशेंट को रेडिएशन थेरापी का ज़रूरत होता है। अब जो है कि एडवांस स्टेज कैंसर के लिए इम्यूनोथेरापी भी अवेलेबल है, ठीक है, जो कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। तो इम्यूनोथेरापी का कुछ केसेस में बहुत अच्छा इलाज है, आउटकम है। इवन स्टेज 4 में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट इम्यूनोथेरापी की वजह से सालों साल उनका लाइफ बढ़ा है। बहुत तरह का टारगेटेड थेरापी जो है कि अवेलेबल, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि लंग कैंसर में रिसेप्टर स्टेटस क्या है, EGFR, एल क्रॉस, ब्राफ, बहुत सारा रिसेप्टर्स देखा जाता है। सो उसके अनुसार जो है बहुत सारे टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं या टारगेटेड थेरापी अवेलेबल है, जो कि पेशेंट को दिया जाता है। टारगेटेड थेरापी से एडवांटेज होता है कि पेशेंट को टॉक्सिसिटी कम होता है, पेशेंट को तकलीफ़ कम होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होता है। उसी तरह से इम्यूनोथेरापी भी जो आजकल अवेलेबल है उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और सर्वाइवल बहुत अच्छा है, ठीक है, रिजल्ट अच्छा है। लेकिन उसमें एक इशू ये है कि अभी कॉस्टली है, क्योंकि सब दवा जो है पेटेंट में है, तो दवा कॉस्टली है। लेकिन हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। थेरेपी की आप चर्चा कर रहे थे, कितना वक्त लग जाता है इस तरह की कोई भी थेरेपी करवाने में? एक मरीज़ को मतलब पर्टिकुलर कितना समय देना पड़ता होगा? देखिए, जो अधिकांश जो ट्रीटमेंट है, चाहे कैंसर कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी या इम्यूनोथेरापी वगैरह, वह डे केयर बेसिस पे दिया जाता है। पेशेंट सुबह में आता है, डे केयर में एडमिट हो जाता है, फिर दवा लेके वो घर जा सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिशन का ज़रूरत बहुत कम पड़ता है। हाँ, कैंसर सर्जरी यदि होता है तो आप देखेंगे कि कैंसर सर्जरी में जैसे कुछ जो बीमारी से ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में तो 1-2 दिन में ही पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। कुछ जो बड़ी सर्जरी होती है तो उसमें सप्ताह 10 दिन भी लगता है डिस्चार्ज होने में। लेकिन अधिकांश जो हम लोग कीमोथेरापी दे रहे हैं या रेडिएशन वगैरह, वो सब डे केयर बेसिस पे होता है। पेशेंट आते हैं, दवा लेते हैं और फिर शाम तक घर चले जाते हैं। तो कितना 6 महीने, 1 साल, इसकी कुछ ड्यूरेशन होती है जिससे मरीजों को थोड़ी राहत मिले जानकर? हाँ, और हर बीमारी के लिए अलग अलग ड्यूरेशन होता है, ठीक है। जैसे आप देखें एक्यूट ल्यूकेमिया के जो पेशेंट है उनका इंडक्शन, कंसोलिडेशन या मेंटेनेंस थेरापी वो लंबा टाइम तक चलता है, 2-2 साल तक चलता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है उसका इलाज तो आप देखें कि सर्जरी, कीमोथेरापी या और जो टारगेटेड थेरापी वगैरह अवेलेबल है तो उसमें 6 महीना तक इलाज होता है। या किसी को ट्रास्टोजुमेब देते हैं तो मेंटेनेंस के लिए 1 साल भी देते हैं। तो बेसिकली अधिकांश कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब 6 महीना या 1 साल में कंप्लीट होता है जी। हाँ, लेकिन जो एडवांस स्टेज में है, चौथा स्टेज में है, तब तो उसमें जो है कि कंटिन्यूअस इलाज का ज़रूरत पड़ता है, ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है। अब ब्रेक नहीं ले सकते, हाँ, आपको जब पूरा तक पेशेंट सर्वाइव करता है पड़ेगा। तब तक पेशेंट को कुछ ना कुछ दवा चलते रहता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जी। डॉक्टर साहब, आप बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ ये बताइए कि जितने भी कैंसर के पेशेंट होते हैं, हम इनके खान पान की अगर बात करें, किन चीज़ों पर जोर देना चाहिए किसी भी कैंसर के मरीज़ को, क्या खाना चाहिए? देखिए, कैंसर का ही मरीज़ नहीं, चाहे कोई भी मरीज़ हो या जो हम लोग आम आदमी भी हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो हम लोग का जो एक तरह से परंपरागत जो फूड था, ठीक है, इंडियन डाइट, वह जो है कि बेस्ट है, आज भी दुनिया में बेस्ट है कि हम लोग सादा खाना खाते हैं, जो भी है रोटी चावल दाल है। लो फैट डाइट होना चाहिए, ज़्यादा तेल या ज़्यादा जो है कि घी का यूज नहीं करना है। जो आप देखेंगे डब्बा बंद जो फूड का जो अभी चला है चलन, उससे हम लोग को बचना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोस्टेड फूड आप देखें कि रेड मीट वगैरह, उससे बचना है। प्रिजर्व फूड जो है उससे जो है बचना चाहिए। सो दूसरा इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि खाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी वेट मेंटेन करना, ठीक है। ओबेसिटी जो है, ओवर वेट होना,
वो बहुत सारी बीमारियों का जड़ है, ठीक है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो। तो यदि हम लोग खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और दूसरा ये भी है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्ट्रेस फ्री रहें, ठीक है। यदि हम लोग स्ट्रेस फ्री हैं, चिंता मुक्त हैं, तो उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी मजबूत होता है। जब से आपके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आप कैंसर से भी लड़ते हैं, हर तरह की बीमारियों से वो बचाता है। तो इम्यूनिटी को मजबूत करने का ज़रूरत है। बिल्कुल दर्शकों, जैसा आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि तनाव मुक्त रहिए, अच्छा खाइए, व्यायाम कीजिए। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि ना सिर्फ कैंसर ही बल्कि किसी भी बीमारी से आप बच पाएंगे। अगर आपको हो भी जाती है ऐसी कोई भी बीमारी तो उसका इलाज करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका इम्यून काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। तो इन बातों पर ज़रूर गौर करना है। अगर आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है धूम्रपान की या फिर अल्कोहल लेने की, तो इनको भी तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब कैंसर को बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार को ये सब चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, हम एक और ख़ास चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। धूम्रपान, अल्कोहल और आज के ज़माने में अगर हम देखें तो सब जगह ही चलन है, लेकिन अगर गांव में हम देखते हैं तो खैनी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, इस सब का चलन कुछ ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि इस वजह से बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट गांव से निकल कर आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, मेजर जो है कि कॉज है कैंसर का। और इसके अगेंस्ट में जो आप देखें कि हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारे देश में भी या हमारे राज्य में भी इस तरह का कैंपेन चल रहा है एंटी टोबैको। लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि तंबाकू के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, इससे किस तरह की बीमारियां होती है। केवल कैंसर ही नहीं, इसके अलावा जो आप देखें कि लंग का बीमारी, ठीक है, दांत खराब हो जाता है। एक डेटा जो है कि तंबाकू की वजह से हर साल पूरी दुनिया में 8 मिलियन लोग जो है कि मर रहे हैं, मतलब 80 लाख के आसपास डेथ हो रहा है। और जो 80 लाख जो डेथ है जो कि तंबाकू की वजह से हो रहा है, वो प्रिवेंटेबल डेथ है, जिसको कि हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ बचाव के जरिए, जागरूकता के जरिए इनको रोका जा सकता है कि रोक सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि हर आदमी को जागरूक होने का ज़रूरत है, अवेयर होने का ज़रूरत है, ठीक है। और साथ साथ जो है कि इस तरह से एक माहौल बनाया जाए कि धीरे धीरे इसको लोग खुद से छोड़ दें, अपनी स्वेच्छा से ही छोड़ दें। या सरकार को भी इस तरह का जो है कि अपना कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसको रोकथाम किया जाए। बहुत सारा नियम भी बन रहा है। नहीं, आप देख रहे हैं कि सिगरेट के ऊपर जो है कि वार्निंग साइंस आ रहा है, तो लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सरकार भी इस तरह से नियम बना रही है और कोशिश हो रहा है कि इसको धीरे धीरे तंबाकू को बैन किया जाए। युवाओं में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखकर, या यूं कहें कि आज का जो माहौल है उसके अनुसार लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ें करेंगे तो वो कुछ अच्छा दिखेंगे। इस वजह से भी हम अक्सर देखते हैं कि युवा भी धूम्रपान की तरफ बढ़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी को न्योता दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा महिलाओं के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। महिलाओं के जुड़े कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, महिलाएं किस तरह से अवेयर रहे, क्या वो कुछ करें वो जिससे वो पहचान पाएं कि वो उनको कैंसर हो रहा है? डॉक्टर साहब माफ़ कीजिए, आपको बीच में रोक रही हूँ, एक दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं, पहले उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। मैडम गुड इवनिंग जी। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। जी बताइए, प्रश्न क्या है आपका? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कैंसर का मूल कारण क्या होता है? क्या ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? और कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, कैंसर सिम्टम्स कैंसर डिटेक्ट होने कितने दिन पहले उसमें मरीज में अपीयर होने दिखाई दे रहे हैं? जी सर, लंबा प्रश्न है। देखिए, आपका सवाल जो है ना कि एक सवाल में बहुत सारे सवाल जो है कि जुड़ा हुआ है। और जब हम कैंसर की बात करते हैं तो एक तरह के अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न है। सो यह जो है केवल सेल लेवल पे नहीं, मोलिकुलर लेवल पे चेंज होता है, डीएनए और आरएनए के लेवल पे जो है कि कुछ चेंजेज होते हैं, म्यूटेशंस होता है, और उसकी वजह से जो है ना कि सेल का प्रॉपर्टीज बदल जाता है। जो कंट्रोल नॉर्मल सेल्स में कंट्रोल सेल साइकिल होता है, आपके कैंसर सेल्स में बिल्कुल सारा सिस्टम जो है अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, और सेल जो है मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। और उसके बाद दूसरा आपने जो सवाल पूछा है कि कितने दिन पहले जो है कि कैंसर होगा तब जो है कि लोगों को पता चलता है।
तो इसमें कोई वैसा स्पेसिफिक जो है कि टाइम पीरियड नहीं होता है। कैंसर चूँकि हज़ारों तरह का होता है, हज़ारों तरह का उसका प्रॉपर्टीज होता है, ग्रेड अलग अलग होता है। जो हाई ग्रेड ट्यूमर है, एग्रेसिव है, वो जो है कि पहले ही पता चल जाएगा, लाइक एक्यूट ल्यूकीमिया। उसमें जब आप देखेंगे पेशेंट जो है कि 1 सप्ताह 10 दिन में ही सिम्टम्स के साथ आते हैं। कुछ जो लो ग्रेड जो है ट्यूमर्स है, जो कि महीनों लगता है बढ़ने में, सालों लगता है, वो आपको काफ़ी टाइम के बाद जो है कि प्रेजेंट करते हैं सिम्टम्स के साथ। तो काफ़ी वेरिएशन है कैंसर में। और सिम्टम्स की भी जब हम बात करते हैं तो सिम्टम्स कैंसर का कोई भी ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है जो कि हम कहें कि नहीं कैंसर ही है। लेकिन हाँ, कुछ जो डेंजरस साइंस हैं, उस तरह के रेड सिग्नल्स हैं, वैसे सिम्टम आए तो आपको सजग होना है। और उसी वहीं पर आपका काम आता है, जैसे डॉक्टर्स का आता है और फिजिशियन और सर्जन का, कि आप उसको प्रॉपर इवेल्युएट करें और उसको डायग्नोस करें कि किस तरह का बीमारी है, कैंसर है या नॉन कैंसर लीजन है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, साथ ही साथ कहाँ से बोल रहे हैं ये भी जिक्र कीजिए। भागलपुर जिला में। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मैडम जी, मेरे पीठ के ऊपर जख्म हो गया है और 5-6 साल हो गया, ठीक नहीं हो रहा है। पीठ के ऊपर जख्म है, 6 साल से ठीक नहीं हो रहा है। उसमें जी इतने लंबे समय से जख्म है तो उसको आपको जो है ना अपने क्लिनिशियन से, अपने डॉक्टर से जो है कि फिजिशियन से दिखाना चाहिए, है ना। उसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ होगी कि आपको जो जख्म जो 5 साल पहले था और आज में कितना उसमें फ़र्क पड़ा है, मतलब साइज बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, या कुछ और साथ में सिम्टम्स हैं, जैसे सूजन है, दर्द वगैरह होता है, पेनलेस है, बहुत सारा का चीज़ है। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर्स को दिखाएं और डॉक्टर्स देखने के बाद आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या जांच करना है, किस तरह का टेस्ट वगैरह, उसको कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट करना है। डायग्नोसिस जो है कि कंफर्म होना ज़रूरी है। अपने जांच कराएं, क्योंकि हो सकता है कोई गंभीर समस्या भी हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ लो ग्रेड ट्यूमर हो या बेनाइन कंडीशन हो, कैंसर ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जख्म है तो कैंसर ही हो, लेकिन आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए और उसका कंप्लीट इवैल्यूएशन होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं के बारे में। हम चाह रहे थे कि आप थोड़ा सा जिक्र कीजिए कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है और बच्चेदानी का कैंसर है तो महिला इसके बारे में कैसे अवेयर रहे और कैसे बचे। देखिए, जब ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं तो पूरे दुनिया में महिलाओं में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। और इसका मेन जो रिस्क फैक्टर होता है वह है ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है। तो किसी महिला को यदि पेनलेस लंप हो, कोई भी गांठ हो, तो सतर्क होना है और अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को दिखाना है और जांच होना चाहिए। जो बच्चेदानी का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, मेनली जो है कि प्रेजेंट करता है ब्लीडिंग वगैरह के साथ। तो इस तरह का सिम्टम है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। कुछ जांच है, पैप स्मीयर है, बायोप्सी वगैरह होता है, जिससे कि कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस हो। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई। तो दर्शकों, अभी तो आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि यदि कैंसर से बचना है आपको तो सबसे पहले अपनी बेहतर दिनचर्या कीजिए, अच्छा खाइए, साथ ही साथ व्यायाम ज़रूर कीजिए, और कोई भी बुरी आदत अगर आपके अंदर अभी है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। यही एक तरीका है कैंसर से बचाव का। जागरूक जरूर रहिए, पढ़ते रहिए, सब चीज़ से अपडेट रहिए। तो फिलहाल हमें इस कार्यक्रम में इजाज़त दीजिए। दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।